मैं स्नेहा श्रीवास्तव स्नेहलोक हिंदी ट्यूटोरियल में सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा आज का यह वीडियो दो बैलों की कथा की सविस्तार व्याख्या पर आधारित होगी। इसके पहले हम लोगों ने दो बैलों की कथा का सारांश पढ़ा है ना, और सारांश को पढ़ने के बाद आज का क्लास इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को आरंभ करने से पहले बच्चों लेखक के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तुमने देखा होगा कि क्लास 8 तक जब हमारा पाठ शुरू होता था तो डायरेक्ट हमारा पाठ शुरू हो जाता था, है ना। और जो रचना होती है या जो कहानी या गद्य होती है उसके अंत में लेखक, लेखिका, कवि या कवित्री का नाम होता था। लेकिन 9th क्लास में सबसे पहले लेखकों का परिचय दिया गया है ना। उसके बाद उनके पाठ पर बात की गई है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित है। जी हाँ, प्रेमचंद नाम आप सभी ने सुना होगा। प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के एक सम्राट कवि माने जाते हैं, है ना, जिनकी भाषा बहुत सहज सरल शब्दों में वो अपनी बात को बड़े आसानी से अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। बच्चों, यहाँ तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, होता है ना, हम लोग अगर आप किसी चीज़ की सपोज आप कहीं भाग लेना चाहते हैं या किसी आंदोलन में आप अंश ग्रहण करना चाहते हैं तो वो एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से होता है। तो प्रेमचंद ने अपनी उपस्थिति स्वतंत्रता आंदोलन में निसंदेह उन्होंने अपनी उपस्थिति स्वाधीनता संग्राम में दर्ज करवाई, है ना। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो जाता है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर 8 भागों में संकलित है। 8 भागों मतलब इसके 8 वॉल्यूम है ना। मानसरोवर 1, 2, 3, 4 मतलब 8 उसके भाग हैं, जिसमें बहुत ढेर सारी कहानियां हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशुओं को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। जैसे कि दो बैलों की कथा में भी हम पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे कहीं ना कहीं जो पशु होते हैं ना, उनकी भी फीलिंग्स होती है ना, वो भी, उनके भी कुछ भाव होते हैं। इस भाव को, इस फीलिंग्स को प्रेमचंद ने बड़ी सुंदरता के साथ अपनी लेखनी में उन्होंने दर्शाया है। बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर दो बैलों की कथा क्या है, इसकी क्या विशेषता है और इसका क्या उद्देश्य है, 2-4 लाइनों में प्रेमचंद जी ने एकदम क्लियर रख दिया है। अगर हम इन 4 लाइनों को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो पूरा जो पाठ है ना हमारे लिए एकदम बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा, है ना। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। अब इस भावात्मक संबंध के बारे में पहले भी हम लोगों ने अभी बात करी ना, किस तरह से पशु पक्षी के साथ भी एक आत्मीयता का संबंध जो होता है उन्होंने बड़े सुंदरता के साथ अपनी लेखनी में दर्शाया है ना। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, अर्थात जो फ्रीडम है ना, जो आज़ादी है, हमें बड़ी आसानी से नहीं मिलता, सहजता से नहीं मिलता। उसके लिए बार बार संघर्ष करते रहना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि हम सपोज एक बार हमने लड़ा, है ना, एक बार हमने सपोज संघर्ष किया, हमें आज़ादी नहीं मिली, हम स्वतंत्र नहीं हुए, तो हम क्या करते हैं, थक हार के छोड़ देते हैं कि नहीं, अब वो हमें शायद नहीं मिल पाएगी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति प्रेमचंद पहले ही कह रहे हैं कि इतनी सहज नहीं है, इतनी आसान नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसके लिए बार बार संघर्षरत होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तब जाकर स्वतंत्रता मिलती है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग और विकास किया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दो बैलों की कथा में। तो बच्चों देखो, जो इसका शीर्षक है दो बैलों की कथा, मतलब दो बैल हैं और उनकी कथा है, अर्थात उनकी कहानी है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर जो ये हमारा है दो बैलों की कथा पर ही आधारित है। चलो स्टार्ट करते हैं हम पाठ। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मतलब जिसके पास बुद्धि की कमी होती है, हीन मतलब कमी। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मतलब अगर हम किसी को कहना चाहते हैं ना कि किसी के पास दिमाग कम है या उसने कोई बेवकूफी वाली काम की, तो हम क्या कह देते हैं, ये गधा है ना। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी। अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रेमचंद। सचमुच का क्या वो बेवकूफ है या उसके सीधेपन ने, मतलब वो इतना सीधा है, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि लोग उसको बेवकूफ, आजकल के टाइम पे उसको बेवकूफ उसकी संज्ञा दे रहे हैं, है ना। निरापद उनकी क्या है, सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, मतलब वो इतना सहनशील है ना, इतना सारी चीजों को सह लेता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, मतलब इसका जो निश्चय करना है, मतलब ये सोचना किसका काम है, हमारा काम है ना। गायें सिंह मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याही हुई मतलब ऐसी गाय जिसने हाल में ही बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। मतलब अगर तुम किसी कुत्ते को बार बार पट पट वो करो, भगाओ या उसको बार बार मारो, तो वो भी एक बार क्या कर देता है, पलटकर जवाब दे देता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना न देखा। अब यहाँ देखो, पहले उन्होंने दो गाय का और कुत्ते का उदाहरण दिया, उसके बाद वो तुरंत चले आते हैं फिर से गधे के ऊपर, है ना। लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। मतलब देखो कितना सहनशील है कि तुम कभी उसको डांटो, क्रोध करो, है ना, सड़ा खराब उसको खाना भी खिला दो, हाँ, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की भावना नहीं दिखाई देती। बैसाख में एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। ठीक है, एक आध बार कुलेल करना मतलब कभी कार, मतलब कभी कभी एकाध बार खेल भी वो लेता है, हाँ, कुलेल कर लेता है, लेकिन हमने कभी उसको खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में उससे बदलते नहीं देखा। मतलब ना वो खुशी की दशा में बदलता है ना, वो ना वो दुख की दशा में बदलता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। कितनी सुंदर देखो लाइन कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि ऋषि मुनियों को जितने गुण हैं, है ना, हम कहते हैं ना कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट एक मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, है ना वो खुशी में ज्यादा खुश होते हैं, ना गम में ज्यादा, मतलब वो एक समभाव में रहते हैं, है ना, एक उनके अंदर हमेशा एक ही भाव रहता है। अब यहाँ पे ऋषि मुनि की तुलना किससे कर रहे हैं, गधे से कर रहे हैं कि गधा जो है में इतने गुण हैं जैसे ऋषि मुनियों में होते हैं, और वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, मतलब पीक पे हैं बिल्कुल। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। देखो कितना सुंदर बात कर रहे हैं, है ना, कि उसमें कितने गुण हैं, है ना, लेकिन आदमी उसको क्या कह रहा है, बेवकूफ। गधे की संज्ञा जो हो रही है ना, गधे को क्या कह दे रहा है, बेवकूफ के तौर पे, है ना, उसके जो गुण हैं हम उसको क्या कर दे रहे हैं, अनदेखा कर दे रहे हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुण माने अच्छे गुण, गुणों का, क्वालिटी का इतना अच्छा है गधा इतने जानवरों में, है ना, लेकिन इतना बड़ा अनादर या अपमान अच्छे गुणों का प्रेमचंद जी ने नहीं देखा।
कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखो वो एक बात पर आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो सीधापन है ना वो संसार के लिए, वो आज के समय के लिए लगता है ठीक नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं और फिर भी बदनाम है। पहले तो उन्होंने गधे की बात की, अब देखो कितने सुंदर से टर्न ले लिया भारतीयों पर, है ना, कि ये जो भारतीय हैं, जो भारतवासी हैं, मतलब भारत के लोग, है ना, उनका भी जैसे गधे का अनादर होता है वैसे उन लोगों का भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? सीधेपन की वजह से। क्या नहीं करते? शराब नहीं पीते हैं, है ना, गलत आदत नहीं करते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, जो पैसा मेहनत से कमाते हैं उसको कुछ समय मतलब खराब समय के लिए बचा कर रखते हैं, है ना। फिर भी क्या कहते हैं लोग? उनको बदनाम करते हैं। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद सभ्य कहलाने लगते। मतलब वो कह रहे हैं कि चूंकि तो हमारे जो इंडियन है वो लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं है ना, सब चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वह भी अगर क्या करने लगे, जवाब देने लगे, है ना, तो क्या होगा? शायद वो भी सभ्य कहलाने लगेंगे। मतलब आजकल के टाइम में जिस तरह की बातें हो रही हैं उस पर वो बात कर रहे हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब देखो यहाँ पर वो आ जा रहे हैं, बैल की बात कर रहे हैं कि गधे से भी थोड़ा सा कम, मतलब उसका एक छोटा भाई है ना, मतलब गधे से कम गधा। वो कौन है? बैल है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभार मारता भी है। अब वो बैल की बात कह रहे हैं कि कुछ लोग तो उसको भी अव्वल दर्जे का क्या कहते हैं? बेवकूफ कहते हैं, है ना, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है। मतलब प्रेमचंद कह रहे हैं वो तो लेकिन ऐसा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि बैल भी कभी कभार 1 2 4 मार भी देते हैं, है ना। बैल भी कभी कभी मारता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी दिखने में आता है। अड़ियल, है ना, जो बात ना सुने, है ना, अपनी बात में अड़ा रहे, उसको कहते हैं अड़ियल। और कई भी रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब अपने असंतोष को, अगर उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कह रहे थे ना कि गधे को अगर कुछ अच्छा भी नहीं लगता फिर भी वो हर चीज को एक्सेप्ट करता है, और चेहरे पर कभी भी असंतोष की भावना उसके चेहरे पर नहीं दिखती है। लेकिन बैल को वे कह रहे हैं कि गधे से थोड़ा सा कम गधा है। क्यों? क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो कभी कभी प्रतिवाद भी करता है, अपने असंतोष को जाहिर भी करता है ना। उसके साथ अगर कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो उसका वो विरोध भी कर रहा है, इसलिए वो गधे के बाद वाले नंबर में आता है। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कि झूरी कांची नाम का एक किसान था जिसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। ओके। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। पछाई जाति के दोनों थे, मतलब जो बैल होती है ना उसकी जाति थी, है ना। कई प्रकार के बैल होते हैं, उसमें से पछाई एक जाति होती है। तो कह रहे हैं दोनों पछाई जाति के थे, देखने में बड़े सुंदर थे, काम में चौकस, मतलब बड़े अच्छे से काम करते थे, बिल्कुल चौकस रहकर काम करते थे। डील में ऊंचे, मतलब उनकी हाइट काफी अच्छी थी, ऊंची थी। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब मित्रता हो गई थी, है ना। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा अर्थात संकेतों वाली भाषा की, दोनों मूक भाषा में क्या करते थे? आपस में विचार विनिमय, मतलब बातचीत करते थे, है ना। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना बोले पता नहीं वो लोग कैसे समझ जाते थे। लगता है कोई गुप्त शक्ति थी, मतलब उनके पास कुछ ऐसा पावर था जो पावर मनुष्यों में नहीं है। हम वंचित हैं, मतलब हमारे पास वो पावर नहीं है।
जैसे कि हमें भूख लगती है, हमें बोलना पड़ता है मम्मी भूख लगी है ना, तब मम्मी को समझ में आता है, या हमें कहीं बाहर जाना है तो बोलना पड़ेगा ना मम्मी थोड़ा बाहर जाने का मन कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा हमारा चेहरा देख के लगे कि हाँ लगता है इसको घूमने जाने का मन है, चलो चलते हैं आज बाहर, है ना, ऐसा नहीं होता। खैर और बहुत चीज़ों में, मतलब जब तक, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम नहीं कहते, हम मतलब मनुष्य, है ना, तब तक सामने वाला मनुष्य हमारी मन की बात नहीं समझ पाता, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो दोनों बैल हैं वो पता नहीं कैसे समझ लेते हैं, शायद कोई क्या है गुप्त शक्ति है ना, जिससे ये लोग समझ ले रहे हैं। एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। मतलब ये बैलों का होता है कि एक दूसरे को चाटना सूंघना, तो इनके एक प्रेम का एक क्या मैं बोलूं, एक तरीका है ना। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। देखो इन लोगों की दोस्ती देखो, मतलब इनके गले पर गाड़ी रख दी जाती है और जब जोत रहे होते हैं, जब किसान झुरी जोत रहा होता है ना, तो इनको क्या लगता है, ये इनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा भार मेरे गर्दन पे रहे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मतलब हम मनुष्य, कि ज्यादा से ज्यादा भार बगल वाले के गर्दन पर है ना, करते हैं ना। सपोज क्लास में हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, या कुछ अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, है ना, मैम ने पकड़ लिया, ए अनुपम स्टैंड अप, क्यों बात कर रहे हो, तो अनुपम क्या कहेगा, मैम मेरे साथ समीर भी बात कर रहा था। ये होती है मनुष्य की दोस्ती, है ना, हमारी नॉर्मल वाली दोस्ती। लेकिन इस दो बैलों का जो संबंध है ना, कि अपने ऊपर ज्यादा भार रखना, देखो तुम इनकी जो मानसिकता है या इनका जो प्रेम है, इनकी जो दोस्ती है ना, किस उदाहरण पर जारी है, ठीक है ना। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट थूक कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ऐसा होता है कि सपोज आपने टिफिन कर लिया, आपकी पेट भर गई और आपके दोस्त की पेट, वो देखा कि अच्छा तुम्हारी भर गई है क्या, चलो मेरी भी भर गई है, दोनों साथ में बंद कर दे। होता है क्या, हम क्या करते हैं, अपना वाला टिफिन खा लेते हैं, सामने वाला कभी एक दो उठाकर, मतलब कि अच्छा लग रहा है चलो खा लेते हैं, है ना। ये होता है मनुष्य, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक नाद में, मतलब एक का पेट भर जा रहा है, दूसरा भी नाद से मुंह निकाल ले रहा है कि उसका भी पेट भर गया। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। मतलब दोनों जो बैलों की जोड़ी थी, दोनों को क्या किया, अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें नहीं मालूम था। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा लगा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब उनको अच्छा लगा या बुरा लगा पता नहीं, लेकिन उनको घर तक ले जाने में गया जो है उसकी हालत खराब हो गई, दांतों पसीना आ गया। यहाँ पे दांतों पसीना आ जाना क्या है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। मतलब वो बहुत मुश्किल से वो उसको घर लेकर गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, ठीक है। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया।
जालिम मतलब जिसके अंदर दया नहीं होती है ना, जो क्रूर होता है उसको जालिम कहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि उनके अंदर बहुत सारे भाव चल रहे हैं, अगर उनके अंदर शब्द होते, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, मतलब बोलने की शक्ति दी होती, तो वो जरूर जाकर अपने मालिक से पूछते कि हमने तो ना कभी तुमसे शिकायत की, ना कभी कुछ मांगा कि हमें ये दो, हमारा तो कभी कोई डिमांड नहीं रहा, तुमने जैसा दिया जो दिया हम लोगों ने खाया। और अगर ज्यादा काम करना था वो भी कहते हम वो भी कर लेते, है ना। हम तो सोचे थे कि तुम्हारी ही चाकरी में, तुम्हारी ही नौकरी में हमें, मतलब हम मर जाएंगे। मर जाना यहाँ का सेंस है कि जीवन पर्यंत, मतलब वो जब तक रहेंगे तब तक वो झूरी की सेवा करेंगे। लेकिन फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, मतलब वो वहां से चले आए हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। मतलब यहाँ पे क्या है, अंदर में एक विद्रोह है ना, दुख है वो उनको, तो उस दुख के वजह से उन्हें आज खाना अच्छा नहीं लग रहा है। हम इंसान क्या करते हैं, बुरा लगा, डांट सुन लिए मम्मा डैडा से, मतलब थोड़ा गलती की, डांट सुन लिया, आज खाना जब डिनर पे हम जाते हैं, डिनर पे बैठते हैं तो फिर खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी होती है ना। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है, या जो मैं कह लूँ यहाँ पे जो इनका जो विचार है वह ज़्यादा उच्च है, वो ज़्यादा बड़ा है ना। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे क्या हो गया है, छूट गया है ना। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लग रहे हैं। डेफिनेटली अगर हम अपना घर छोड़कर कहीं जाते हैं, दूर जाते हैं, है ना, तो जो नए लोग होते हैं हमें बिल्कुल बेगाने से लगते हैं, क्योंकि हम उनको जानते नहीं, है ना, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, वो कैसे है नहीं है, मतलब नए जगह पे बिल्कुल इंसान अपने आप को अकेला समझता है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, ठीक है, मतलब आपस में ही बिना बोले ही वो सलाह कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे को कनखियों से देखा, मतलब तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे मतलब वो जो रस्सी होती है वो तुड़ा डाला, मतलब तोड़ दिया, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। कहते हैं ना कि लाइक अगर हमारे ऊपर बहुत कोई बड़ा घटना हम पर घटी है, बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तो पता नहीं हमारे अंदर कुछ एक मतलब इतना जोर की शक्ति आती है, पावर आती है ना, और हम ऐसा कुछ कर गुजरते हैं अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए अपने आप को, कि बाद में जब हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा क्या इतनी शक्ति है मेरे अंदर, या ये कार्य ये काम मैंने किया। तो डेफिनेटली जब हमारे जान पर बनाती है या हमारे आज़ादी पे बनाती है ना, तो हम साहस भरा कार्य करते ही हैं। एक नॉर्मल जो लोग होते हैं ना वो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष पर के बाद सफलता भी मिलती है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, वो जो रस्सी थी आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब अचानक से, क्योंकि झूरी जो है ना अच्छा मालिक था, वो मतलब बुरा ऐसा या वो निर्दयी नहीं था, वो अच्छा मालिक था। तो सडनली अपने मतलब बैलों को देखा तो वो गदगद हो गया खुशी से बड़ा अच्छा लगा कि मतलब एक कोई चीज़ होती है ना कि कभी अचानक से हो जाती है, और वो अचानक वाली चीज़ ना पता नहीं हमारे दिल को छू जाती है ना, वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, बहुत ही मतलब बहुत प्यार से अपने बैलों को वो हक कर रहा है, चूम रहा है, प्यार कर रहा है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। मतलब एक बड़ी बात हो गई ना, मतलब अचानक से वो उतनी दूर गया, फिर वो दोनों बैल वापस चले आते हैं रात भर। तुम सोचो कि गांव में गए जब, है ना, रात में जब वो निकले हैं, ठीक है, और रात भर वो चलकर वहां से चले आ रहे हैं, तो बड़ी बात हो गई ना। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, मतलब एक बच्चों का जो ग्रुप होता है ना, उन्होंने निश्चय किया, क्या किया,
दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद मतलब विरोध करने का, अपोज करने का, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये जो बोल रहा है बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है, सही बोल रहा है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। नमक हराम मतलब जो उपकार नहीं मानता है ना, क्योंकि वहां से वो भाग कर आया है ना, तो बड़ी गुस्सा में है कि क्यों भाग कर आया। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के अलावा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तो तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी के अगले पड़ाव को फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।